नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बात करेंगे आज हम जॉर्ज सोरोस के बारे में। जॉर्ज सोरोस वही हैं जिनको आप पिछले 25 नवंबर से जो हमारे देश में संसद के विंटर सेशन की चीज़ें हैं उनमें ये नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं, जिनमें आपको दो नाम सुनने को मिले होंगे, एक तो गौतम अडानी का और दूसरा जॉर्ज सोरोस का। लेकिन आपने देखा होगा कि एक और नया मुद्दा निकल के आया जब प्रियंका वाड्रा या प्रियंका गांधी, जो भी आप समझिए, जो भी आप उन्हें जिस नाम से जानना चाहते हैं, उन्होंने एक बैग अपने कंधे पे लटकाया और जिस पे लिखा था फिलिस्तीन। खैर, आनन फानन में बांग्लादेश में ईसाई और हिंदू जैसे शब्द लिखे हुए भी बाद में देखने को मिले। खैर, वो एक कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हों उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो संसद में ड्रामा चल रहा है। संसद में देश की प्रगति पर चर्चा नहीं हो रही है, देश के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ संसद के सेशन को बाधित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष सरकार से कोई पुख्ता सवाल ही नहीं पूछ पा रही है, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, अडानी। लेकिन वहीं बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस को पकड़ लिया। ये अडानी को पकड़े हैं तो इन्होंने, बीजेपी वालों ने या पक्ष सरकार ने जॉर्ज सोरोस को पकड़ा। आज हम इसी जॉर्ज सोरोस के बारे में जानेंगे। गौतम अडानी के बारे में तो हमने आपको पिछले दिनों बताया भी था। चलिए आइए जानते हैं कि कौन है जॉर्ज सोरोस। अच्छा, एक नारा आपने सुना होगा, मोदी अडानी भाई भाई। संसद में ये नारा लगा है। बीजेपी नेताओं ने सोनिया और सोरोस की साठगांठ का मुद्दा उठाया। विदेशी जो अपने विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उन्होंने सोरोस को बूढ़ा, जिद्दी और ख़तरनाक अमीर भी कहा था। सब कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे। सोरोस की कहानी क्या है। 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यहूदी परिवार में जॉर्ज स्वार्टज का जन्म हुआ। इस दौर में यहूदियों से नफरत चरम पर थी। जॉर्ज स्वार्टज 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई तो जॉर्ज की उम्र महज 9 साल थे। हिटलर की नाजी सेना यहूदियों का नरसंहार कर रही थी। 1944 में नाजियों ने हंगरी पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, बचने के लिए जॉर्ज के वकील पिता ने सरनेम बदल लिया और इस तरह जॉर्ज स्वार्टज हो गए जॉर्ज सोरोस। इससे उनके यहूदी होने की पहचान छिप गई। 1944 में जर्मन कब्जे का साल चल रहा था। उन्होंने कहा था, जॉर्ज सोरोस, एक स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। हमने अपनी किस्मत के आगे झुकने के बजाय एक ऐसी बुरी ताकत का विरोध किया जो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थी, फिर भी हम जीत गए। जॉर्ज सोरोस का जीवन कहीं ना कहीं संघर्षों से भरा रहा। वर्ल्ड वार के बाद हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी। 17 साल के सोरोस परिवार के साथ बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ चुके थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। पैसों की तंगी थी तो इसलिए जॉर्ज ने कूली और वेटर के काम किए। ऐसी बातें उनके जीवन में या उनके बायोग्राफी में निकल के आती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोरोस इकोनॉमिक्स के साथ फिलॉसफी भी पढ़ने लगे। उनके ऊपर ऑस्ट्रियाई मूल के दार्शनिक कार्ल पॉपर का गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही ये स्मार्ट थे। जॉर्ज सोरोस अब तक समझ चुके थे कि इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा हथियार है। पैसे वालों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1956 में जॉर्ज अमेरिका पहुंच चुके थे। वहां न्यूयॉर्क के ट्रेडिंग हब वॉल स्ट्रीट में अलग अलग पदों पर ट्रेडिंग की बारीकियां इन्होंने सीखी। 1969 में पहला हेज फंड डबल ईगल खोला। फिर 1973 में क्वांटम फंड की शुरुआत की, जो इतिहास के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक बना। हेज फंड में बड़े निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और जोखिम वाले निवेशों में बड़ा दाव लगाते हैं। इससे मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। द क्वांटम फंड ने 1970 से 2000 के बीच औसतन करीब 30% सालाना रिटर्न दिया। करीब 100 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से जॉर्ज ने कुछ ही दशकों में 3.3 लाख करोड़ रुपए बना दिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना पैसों का अंबार उन्होंने लगा दिया। 16 सितंबर 1992 को ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। इस दिन जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंगाल करके तोड़ दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने अपनी करेंसी वैल्यू को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म शुरू कर दिया था। ब्रिटिश पाउंड की कीमत अधिक थी, जबकि यूके की अर्थव्यवस्था मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी। सोरोस ने इसे भांप लिया और यूके पाउंड पर शॉर्ट पोजीशन ले ली। अपने क्वांटम फंड के जरिए सोरोस ने पाउंड उधार लिया और उसे बेच दिया, यह उम्मीद करते हुए कि इसकी कीमत
गिरने पर भी इसे सस्ते में वापस खरीदेंगे। उन्होंने करीब $10 बिलियन झोंक दिए। आखिरकार यूके सरकार को ERM से बाहर निकलना पड़ा और पाउंड का डिवैल्यूएशन हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड टूट गया और इससे महज एक दिन में सोरोस को $1 बिलियन से ज़्यादा का मुनाफा हुआ। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गेम इन्होंने खेला था। सोरोस ने सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही तबाह नहीं किया, बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस और जापान की इकॉनमी गिराने के आरोपी भी बने और उन पर इनकी इकॉनमी गिराने के आरोप भी लगते हैं। उन्होंने अपने मैक्रो इकोनॉमिक समझ का फ़ायदा उठाकर इन देशों की मुद्राओं के लिए या इन देशों के खिलाफ दाव लगाए और जमकर मुनाफा कमाया। पैसे ही पैसे छाप रहे थे। ठीक है। 1998 में अमेरिकी टीवी शो 60 मिनट्स में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या इससे अपराध बोध नहीं होता। इस पर सोरोस ने क्या कहा था? आपको भी अपने जीवन में अगर सफल होना है ना, तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा था कि मैं मूल रूप से वहाँ पैसे कमाने के लिए हूँ। मैं जो करता हूँ उसके सामाजिक परिणामों को नहीं देख सकता और न ही देखता हूँ। मुझे गिल्ट महसूस नहीं होता क्योंकि मैं एक अनैतिक गतिविधि में लगा हुआ हूँ जिसका अपराध बोध से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, उससे किसी का नुकसान हो रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है, कोई देश तबाह हो रहा है, कोई मर रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अर्थ इनकी इस स्टेटमेंट से निकल के आता है। खैर, इसको फॉलो ना करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देना कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। अंधाधुन पैसा कमाने में लगे सोरोस ने 1979 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस यानी OSF नाम से एक ट्रस्ट बना लिया। इसका नाम दार्शनिक कार्ल पॉपर की किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पर रखा गया। सोरोस के बचपन के अनुभव बताते हैं कि कोई नेता ज़्यादा ताकतवर हो गया तो घातक हो जाता है। इसलिए OSF लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर काम करता है। OSF 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और दावा है कि सोरोस इसके लिए अब तक $32 बिलियन यानी करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। सोरोस की मौजूदा नेटवर्थ करीब $7 बिलियन है, यानी वे अपनी नेटवर्थ से लगभग 4 गुना ज़्यादा रकम अब तक दान कर चुके हैं। 1999 में सोरोस की संस्था ने पहली बार भारत में एंट्री की थी। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी थी। सोरोस डेमोक्रेट समर्थक हैं और जमकर पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। आरोप लगते हैं कि वे सत्ता के भूखे हैं और दुनिया के काम करने के तरीके नियंत्रित करना चाहते हैं। 2004 में एक लेख में उन्होंने लिखा था कि मैंने खुद को किसी तरह का भगवान माना है। अगर सच कहा जाए तो मैं बचपन से ही अपने साथ कुछ शक्तिशाली मसीहाई कल्पनाएं लेकर आया था जिन्हें मुझे नियंत्रित करना था, अन्यथा वे मुझे परेशानी में डाल सकती थी। अपनी बुक सोरोस ऑन सोरोस में वे लिखते हैं, मैं दूसरों द्वारा तय किए गए नियमों को स्वीकार नहीं करता और शासन परिवर्तन के समय सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। 11 नवंबर 2003 को वाशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर कोई बुश को सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा दूंगा। समझ सकते हैं कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कितना नफरत करते रहे होंगे जॉर्ज सोरोस की शादियों के बारे में आपको बताते हैं। बड़े ही रंगीन आदमी थे। इन्होंने 3 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने 1960 में की, जिससे उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। 1983 में दोनों का तलाक हो गया। इसी साल जॉर्ज सोरोस की दूसरी शादी सुसान बेवर से हुई। ये रिश्ता 2005 तक चला। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए थे। 2013 में सोरोस ने 83 साल की उम्र में तीसरी शादी कर ली। उनकी पत्नी तामिको बोल्टन उनसे 42 साल छोटी हैं। सोरोस इस वक्त 94 साल के हो चुके हैं और उनकी पत्नी उनके साथ हैं। साल 2023 में जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया कि उनका 37 वर्षीय बेटा अलेक्जेंडर सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और बाकी वित्तीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते हैं, क्यों बीजेपी इनके पीछे पड़ी हुई है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। जॉर्ज सोरोस कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं, भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग को तानाशाह की ओर बढ़ने वाला नेता कह चुके हैं। इनका ये मानना है कि बार बार कोई अगर चुनाव जीत के आ रहा है ना तो तानाशाह है। साल 2020 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस ने क्या कहा था? दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वो मुक्त समाज के लिए खतरा है। सबसे बड़ा और भयावह अध्याय भारत में घटा है। कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल और सेमी ऑटोनॉमस राज्य में कठोर नियम लगाकर नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। भाई, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जॉर्ज सोरोस को कौन समझाए? गधा आदमी। 2022 में जॉर्ज सोरोस ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कहा था कि अगर विश्व सभ्यता को बचा कर रखना चाहता है तो पुतिन को जल्द से जल्द हराना जरूरी है। खैर, आपके विचारों को नमस्कार है। उनके फाउंडेशन के काम की नेगेटिव कवरेज पर अक्सर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। यहूदी होने के बावजूद सोरोस को नाजी सपोर्टर कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के हैं। जिस कुल में ये पैदा हुए उसी कुल को, उसी समाज को बर्बाद करने का सपना भी इनके मन में पनप रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। लेखक मैट पालोम्बो ने अपनी किताब द मैन बिहाइंड द कर्टन इनसाइड द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ जॉर्ज सोरोस में लिखा कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और भारी फंडिंग के माध्यम से सोरोस शोध और शिक्षण को अपनी कट्टर वामपंथी अराजकतावादी और अव्यावहारिक विचारधारा के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान सोरोस ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक संघर्ष बताया था। उन्होंने मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला राष्ट्रवादी नेता कहा था। यानी कि कोई अगर राष्ट्रवादी है तो वो उनके लिए सही नहीं है। यानी कि राष्ट्र, अपने देश से प्यार मत करिए, सिर्फ पैसा कमाइए, लूटिए, देश को बर्बाद कर दिए, ऐसा इनका विचार है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीज़ें लिखी हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ के लगता है। सोरोस के सपोर्ट वाले नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP ने गौतम अडानी पर रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीद कर लाखों डॉलर का निवेश किया। इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी को घेरा था। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने रिमूव किया, उसके बारे में भी इन्होंने बातें बोली थी। सोरोस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का और नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध किया है। लेकिन ताज़ा विवाद सोनिया गांधी से जुड़ चुका है, जो संसद में गूंज रहा है। संसद में क्या गूंज रहा है उसी को आज बताने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। और इतनी कहानी मैंने जॉर्ज सोरोस के बारे में आपको बताई। अब हम बताएंगे कि क्या है पूरा मामला जो भारतीय संसद में गूंज रहा है जॉर्ज सोरोस के नाम का। 8 दिसंबर को बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक यानी कि FDLAP की को प्रेसिडेंट के रूप में जुड़ी हैं और जो OSF द्वारा फंडेड है, यानी कि OSF उसको पैसा देता है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को निराधार और अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया है। अगर सोरोस कथित तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं तो उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, जो प्रवक्ता है कांग्रेस की। वहीं नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हास्यास्पद है। वो 1994 की कोई बात कर रहे हैं जिसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल के आ रही हैं और भारतीय संसद में लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा बनी रही। लेकिन क्या हमारे देश के मुद्दों को या देश के गरीबों को, देश के नौजवानों को, देश के बेरोजगारों को लेकर क्या चर्चा हुई? मुझे अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। हुई भी तो इतनी बड़ी बड़ी चटपटी खबरों के बीच, जॉर्ज सोरोस और अडानी के बीच वो खबरें कहीं ना कहीं छिप गई होंगी या दब गई होंगी। ना ही सरकार के पक्ष से बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के आई, ना ही विपक्ष के द्वारा निकल के आई। लोग एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करते हुए संसद में नजर आए और ये लगातार कई वर्षों से होता चला आ रहा है। तो चलिए, जॉर्ज सोरोस के बारे में हमने जाना क्योंकि ये टॉपिक जॉर्ज सोरोस से ही जुड़ा था, उनके लिए ही हम चर्चा कर रहे थे। तो जॉर्ज सोरोस कौन है, कहाँ थे, कहाँ से पैदा हुए थे, किस प्रकार से उनका नाम भारत में गूंज रहा है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में इसको शेयर करिए। उन्हें देश में, दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताइए। और अगर आप छात्र हैं तो कहने ही वाली बात क्या है, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं फिर भी आप सुन रहे हैं तो आपके भविष्य को उज्जवल बनाने वाला ये लेक्चर्स या ऐसे तमाम रोज़ाना जो लेक्चर्स आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन को
आसान बनाने का काम करेंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए या उनको लिखा करिए, जिससे हमें पता चल सके कि दुनिया के लोग, भारत के लोग, भारत की आम जनता क्या सोचती है।